तृतीय वर्ष विज्ञान के सभी विद्यार्थियों का उनकी रसायन विज्ञान की द्वितीय पेपर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कक्षा में स्वागत है। आज हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत कपलिंग कांस्टेंट के बारे में देखते हैं। कपलिंग कांस्टेंट या युग्मनांक को हम J से डिनोट करते हैं या युग्मनांक को J से दर्शाया जाता है। युग्मनांक वास्तव में द डिस्टेंस बिटवीन पीक्स in a multiplet is called coupling constant and is denoted by J. It is measured in hertz. The value of coupling constant depends mainly on the structural relationship between coupled protons. It has no effect of induced or secondary magnetic field. It is to be remembered that spin-spin coupling are reciprocal. For instance, the spacing of a component of triplet of methyl and quartet of methylene in ethyl bromide will be the same. यानी युग्मनांक का मतलब है सामान्यतः किसी बहुक के या किसी भी स्प्लिटेड ग्राफ के निकटवर्ती अपघटकों के मध्य की दूरी के बराबर होता है। इस दूरी के नियत मान को हम क्या कहते हैं? युग्मनांक कहते हैं। इसको हम J के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। दो अपघटकों के मध्य की दूरी युग्मनांक को हर्ट्ज के द्वारा नापा जाता है। J का मान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। ये चक्रण युग्मन की प्रभाविता के समानुपाती होता है, अर्थात यह युग्मित होने वाले प्रोटॉनों के मध्य संरचना संबंधों से संबंधित होता है या संबंधों के द्वारा प्रभावित होता है। युग्मनांक अर्थात युग्मन स्थिरांक के मान के द्वारा दो एकक और एक द्विक में अंतर किया जा सकता है। इसी प्रकार एक चतुष्टक और दो द्विक में भी अंतर किया जा सकता है। इसके लिए दो भिन्न रेडियो आवृत्ति पर एनएमआर स्पेक्ट्रम लिया जाता है। यदि संकेत के अपघटकों के मध्य अंतर हर्ट्ज में अर्थात J के मान में कोई अंतर नहीं होता तो वो सिग्नल डबलेट या द्विक होता है, परंतु रेडियो आवृत्ति बढ़ाने पर संकेतों के मान में अंतर बढ़ता है तो ये द्विक नहीं होकर के दो एकक होंगे। सामान्यतः J का मान 0 से 20 तक होता है। इसी प्रकार एक चतुष्टक और दो द्विक में अंतर भी किया जा सकता है। अब हम इसके लिए अध्ययन करने के लिए हम केस लेते हैं 1,1,2 ट्राइक्लोरोएथेन, यानी एथेन के दो कार्बन में एक कार्बन पर 2 Cl ग्रुप और दूसरे पर एक Cl ग्रुप उपस्थित है। तो यहाँ पर जो है वो जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस पीक के बीच की दूरी CH2 और CH दो यहाँ पर ग्रुप उपस्थित हैं। इसके लो रिजोल्यूशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में दो पीक संभव हैं। या क्योंकि इसके अंदर दो प्रकार के समतुल्य प्रोटॉन हैं, यानी अलग अलग दो प्रकार के प्रोटॉन इसके अंदर उपस्थित हैं। परंतु यहाँ पर इस प्रकार के प्रोटॉनों के अंदर यहाँ पर CH के पड़ोस पर CH2 ग्रुप उपस्थित है, यानी दो एडजेसेंट प्रोटॉन हैं। तो दो एडजेसेंट प्रोटॉन होने के कारण यहाँ पर हमारे पास जो CH वाला प्रोटॉन है उस पर ट्रिपलेट प्राप्त होगा, परंतु जो दूसरे टाइप के प्रोटॉन हैं, जो CH2 ग्रुप के प्रोटॉन है, उनके पड़ोसी कार्बन एटम पर केवल एक हाइड्रोजन है, इसलिए उन पर हमें क्या प्राप्त होगा? उनके ऊपर उनके लिए हमें एक डबलेट प्राप्त होगा, यानी CH ग्रुप पर पड़ोसी दो प्रोटॉन हैं इसलिए ट्रिपलेट मिलेगा, और जहाँ पर एक पीक की जगह पर ट्रिपलेट मिलेगा। परंतु CH2 का जो एक सिंगल पीक था हाई रिजोल्यूशन में, उसकी जगह पर स्प्लिटिंग होने के बाद हमें डबलेट मिलता है। तो इस तरह से
एडजेसेंट प्रोटॉन या एडजेसेंट कार्बन पर उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के आधार पर यहाँ पर पीक का स्प्लिटिंग होता है। परंतु देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो स्प्लिटिंग होता है वो बिल्कुल बराबर होता है। यानी यदि एक पीक ट्रिपलेट में कन्वर्ट हुआ है तो ट्रिपलेट का मेन मिडिल वाला पीक और दो साइड वाले पीक दोनों के बीच में जो जे का अंतर है वो बराबर होगा। यानी कपलिंग कांस्टेंट का मान वहाँ पर बराबर होगा। यानी स्प्लिटिंग होने पर बराबर हायर फ्रीक्वेंसी की तरफ और बराबर लोअर फ्रीक्वेंसी की तरफ उसका स्प्लिटिंग होता है। और जो इंटेंसिटी का मान है वो 1:2:1 होता है। इस तरह से यदि CH प्रोटॉन पर दो पड़ोसी प्रोटॉनों के कारण यदि किसी के पास 3 पड़ोसी प्रोटॉन हैं और उनके पास यदि पीक प्राप्त होते हैं तो वहाँ पर 4 पीक होंगे। तो इस तरह से उसका जो मान है वो 1:3:3:1 होगा। ये कपलिंग कांस्टेंट मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार की जो कपलिंग कांस्टेंट है उसको हम कहते हैं जर्मिनल कपलिंग कांस्टेंट। जर्मिनल कपलिंग कांस्टेंट को हम J2 सिंबल या संकेत के द्वारा बताते हैं। where 2 is the number of bonds between coupled protons. Coupling generally occurs through bonds. Its value varies from 0 to 30 Hz and is affected by substitution or electron negative atom at the germinal group. तो CH2 यहाँ पर J का मान 12 to 15 हर्ट्ज होता है। यदि यही डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ CH2 ग्रुप है तो J का मान 0 से लेकर 3 हर्ट्ज तक होता है। और इसी तरह से यदि ये किसी साइक्लिक 4-5 मेंबर रिंग से जुड़ा हुआ होता है CH2 तो इसका मान 20 हर्ट्ज होता है। इसका मतलब एलिसाइक्लिक कंपाउंड में जो J का मान है या कपलिंग कांस्टेंट का मान है वो सबसे ज़्यादा होता है। उसका कारण है कि ये जो सभी बात करी वो जर्मिनल कपलिंग कांस्टेंट के बारे में करी। इसका मतलब है कि एक कार्बन पर जुड़े हुए 2 प्रोटॉनों का जो कपलिंग कांस्टेंट है उसको हम कहते हैं, क्योंकि इनको हम जेम डाइमिथाइल ग्रुप कहते हैं। जिस तरह से अब हम लेते हैं अगली जो कपलिंग कांस्टेंट का बात है वो है विकिनल कपलिंग कांस्टेंट। विकिनल कपलिंग कांस्टेंट इट इज़ ए 3 बॉन्ड्स कपलिंग। यहाँ पर 3 बॉन्ड्स कपलिंग है क्योंकि विकिनल का मतलब है पड़ोसी, यानी 2 जो कार्बन हैं उन दोनों पड़ोसी कार्बन पर जुड़े हुए हाइड्रोजन। जर्मिनल कपलिंग के अंदर एक ही कार्बन पर 2 प्रोटॉन जुड़े हुए हैं और विकिनल का मतलब पड़ोसी, और इनके अंदर 2 कार्बन अलग अलग पर प्रोटॉन जुड़े हुए होते हैं। तो इसलिए इसको 3 बॉन्ड्स कपलिंग कहते हैं एंड इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल J3। तो इसको J3 से डिनोट करते हैं। इट्स वैल्यू रेंज फ्रॉम 0 to 20 हर्ट्ज, और इसकी जो रेंज होती है वो 0 to 20 हर्ट्ज होती है एंड इट्स डिपेंड्स अपॉन द डाइहेड्रल एंगल बिटवीन कपल्ड प्रोटॉन। और ये चेंज होती है, वेरी करती है एंगल, डाइहेड्रल एंगल से। तो जो पूरी तरह से इसकी डिपेंडेंसी है वो डाइहेड्रल एंगल के ऊपर होती है। जब सिंगल बॉन्ड में 2 विकिनल प्रोटॉन होते हैं तो इसका मान 6 to 8 हर्ट्ज होता है। जब ये प्रोटॉन डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े हुए होते हैं तो इसका मान 9 to 11 हर्ट्ज होता है। और जब ये 2 प्रोटॉन डबल बॉन्ड से ट्रांसपोजिशन में होते हैं तो इसका मान 15 to 18 हर्ट्ज होता है। अब हम बात करते हैं लॉन्ग रेंज कपलिंग की। लॉन्ग रेंज कपलिंग का मतलब है कि जब 2 प्रोटॉन जिनके बीच में आपस में कपलिंग हो रही है वो
से ज़्यादा बॉन्ड से डिस्टेंस पर हों तो उसको इट मीन्स 4 और 5 बॉन्ड यदि प्रेजेंट है दो हाइड्रोजन के बीच में तो इसको हम लॉन्ग रेंज कपलिंग कहेंगे। इस तरह की कपलिंग को हम J4 और J5 से दर्शाते हैं। इट्स वैल्यूज़ वेरीज फ्रॉम 0 to 3 हर्ट्ज। ये जो वैल्यू है वो 0 से 3 के बीच में होती है और प्राय यहाँ पर ज़्यादा कपलिंग नहीं होती है। बहुत ज़्यादा कपलिंग की संभावना 4 बॉन्ड के बाद जो है वो नहीं होती है। यदि डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो कपलिंग की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, परंतु यदि किसी भी कार्बन में डबल बॉन्ड नहीं है और पूरी तरह से वो संतृप्त कार्बन है तो वहाँ पर कपलिंग की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर लॉन्ग रेंज कपलिंग पाई जाती है। तो आप यदि इस स्क्रीन पर यदि आप देखें तो जब 4 कार्बन और 2 हाइड्रोजन उपस्थित हैं, नीचे से देखिए आप स्ट्रक्चर में, तो यहाँ पर J का मान कितना है? 0 है। इसी तरह से 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड के हैं और 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो भी यहाँ पर J का मान 0 है। यानी संतृप्त कार्बन में 4 और 5 बॉन्ड यदि डिस्टेंस है तो वहाँ पर कपलिंग की संभावना नेग्लिजिबल होती है या वहाँ पर कपलिंग नहीं पाई जाती है। जब डबल बॉन्ड है उपस्थित और एरोमेटिक कंपाउंड हैं तो वहाँ पर 3 कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं, उनके बाद 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं मेटा पोजीशन पर, तो कपलिंग कांस्टेंट का मान 2.5 है। और इसी तरह से जब हाइड्रोजन पैरा पोजीशन पे है तो 1, 2, 3 और 4 कार्बन और 2 हाइड्रोजन हैं, यानी 5 बंध उपस्थित हैं और इसमें J का मान कम हो जाता है और 1 हर्ट्ज के आसपास होता है। ये साइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड की बात की। यदि हम डबल बॉन्डेड एलिफेटिक कंपाउंड की बात करते हैं तो वहाँ पर 3 कार्बन और 2 हाइड्रोजन के बीच में जब बॉन्ड होता है तो J का मान 3 हर्ट्ज होता है, परंतु 4 कार्बन और 2 हाइड्रोजन के बीच में यदि बंद होता है तो कपलिंग कांस्टेंट का मान 2 हर्ट्ज होता है। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार की कपलिंग कांस्टेंट पाए जाते हैं। अब हम इस NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की एप्लीकेशन के बारे में ब्रीफ में बात करते हैं। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में बहुत ही महत्वपूर्ण स्पेक्ट्रोस्कोपी है और कुल मिलाकर हम ये जानते हैं कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी और NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी दोनों को मिलाकर हम किसी भी कार्बनिक पदार्थ की संरचना का निर्धारण कर सकते हैं। यानी हमें यदि अज्ञात कार्बनिक पदार्थ दे दिया जाए, उसका मॉलिक्यूलर वेट बता दिया जाए और मोलर मास बता दिया जाए और उसका मास स्पेक्ट्रा से मोलर मास दें और हमें उसका UV डाटा दें और उसके बाद हमें 2 ग्राफ दे दें IR और NMR का, तो हम उसकी पूरी संरचना का निर्धारण कर सकते हैं। यानी स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ अननोन कंपाउंड्स NMR का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर की संरचना निर्धारण में भी NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी काम करती है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटर एंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटर और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का निर्धारण भी इसके द्वारा किया जा सकता है। एरोमेटिसिटी का आइडेंटिफिकेशन भी किया जा सकता है। किससे करोगे? ओवरटोन्स जो दिखाई देते हैं हमें उसके द्वारा। और डिफरेंस सिस और ट्रांस आइसोमर के बीच में डिफरेंस करने के काम में आती है। 6ठा नंबर है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कन्फर्मेशनल आइसोमर। जो कन्फर्मेशनल आइसोमर हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन में काम आती है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कन्फर्मेशन ऑफ एक्साइल एंड इक्विटोरियल हाइड्रोजन, जो कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड में पाए जाते हैं। 2 तरह के हाइड्रोजन, उनकी पहचान करने में भी NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी काम में आती है। इसके अलावा आइडेंटिफिकेशन ऑफ कीटो इनोल टॉटोमरिज्म, यानी कीटो और इनोल फॉर्म की जो टॉटोमरिज्म की पहचान है उसके आइडेंटिफिकेशन में भी NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी काम आती है।
कम पदार्थ के मोनोमर से पॉलीमर बनना, यानी पॉलीमर सिंथेसिस, पॉलीमर बना है या नहीं बना है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए भी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी काम आती है। इसके अलावा एक्टिवेशन एनर्जी के डिटर्मिनेशन में भी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी काम में आती है। और आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, किसी भी कॉम्प्लेक्स की संरचना को पहचानने के लिए भी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी काम में आती है। तो इस तरह से एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी रसायन विज्ञान के क्षेत्र में कार्बनिक पदार्थों की संरचना के निर्धारण के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्पेक्ट्रोस्कोपी है। और ये ऐसे चैप्टर हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के, तो जो आप जब तक रसायन विज्ञान का अध्ययन करोगे तब तक ये आपके लिए हमेशा उपयोगी रहेंगे। तो इस तरह से आपका एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का पूरा चैप्टर समाप्त हो गया है।